नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू से आपके बीच हूँ। हम निबंध पढ़ रहे हैं और निबंध में हमने अपना एक निबंध पूर्ण कर लिया है जिसे हम क्रोध कह रहे हैं। और क्रोध रामचंद्र शुक्ल का निबंध था। उसके बाद है ना, उसके बाद हम साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास जो यह निबंध भट्ट जी का जो है वो बहुचर्चित निबंध है। यह साहित्यिक सामाजिक श्रेणी का निबंध है और लेखक की स्वीकारोक्ति संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध पढ़ रहे थे और लेखक की स्वीकारोक्ति संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। मैंने आपको इस निबंध में बता दिया था कि कैसे लेखक जो है वो साहित्य के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेखक ने अपनी बड़े ही स्पष्ट रूप से अपने निबंध में ये बात विवेचित कर दी है कि आर्यों के साहित्य का विवेचन करने के पश्चात उपनिषद साहित्य का विवेचन भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है। वेदों के समय के साहित्य को उन्होंने पहला स्थान दिया है, जैसा कि हम इस निबंध में पढ़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वैदिक कालीन साहित्य तत्कालीन भोले, सरल, निश्चल और सच्चे व्यक्तियों के हृदयगत भावों को प्रकट करता है। उपनिषद साहित्य भी इसी प्रकार का है। प्रकृति के उपासक आर्य जब प्राकृतिक पदार्थों की उपासना करते करते ईश्वर विषय में जानने समझने लगे तो उपनिषद साहित्य हमारे सामने आया। धीरे धीरे आर्यों की संख्या बढ़ती गई और उसी अनुपात में उनके रीति रिवाज भी भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने आने लगे और परिणाम स्वरूप स्मृतियों के साहित्य का विकास हुआ। स्मृतियों के साहित्य के बाद मैंने आपको बताया कि साहित्य के विशिष्ट अंगों में रामायण और महाभारत की चर्चा भी इस निबंध के अंतर्गत की गई है। भट्ट जी ने इन दोनों ग्रंथों की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए अपनी उक्त मान्यता का ही प्रतिपादन किया है। महाभारत के पश्चात समय बदल जाता है, उसके बाद बौद्धों का समय आता है और प्राकृत नीचों की भाषा बन गई है, ऐसा भट्ट जी बता रहे हैं। और प्राकृत युग में लिखा गया साहित्य हमारे सामने आने लगता है। अब आगे देखिए, अतएव संस्कृत नाटकों में नीच की भाषा प्राकृत और उत्तम ब्राह्मण या राजा की भाषा संस्कृत रखी गई है। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची। शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची आदि इसके अनेक भेद हैं। समय काल परिवर्तन अनुसार ये अपने निबंध में देखिए भाषा का भी विश्वजनीन विकास आपको बता रहे हैं कि धीरे धीरे शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची ये सब प्राकृत अपने जो शिखर को पहुंच गई हैं। भाषा का भी विकास हो रहा है। इसमें बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाढ्य रवि का आर्यबद्ध लक्ष्य श्लोक का ग्रंथ वृहत कथा प्राकृत में ही है। सिवाय इसके शालिवाहन सप्तशती एक उत्तम ग्रंथ प्राकृत ग्रंथों में मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त का समय इस भाषा की बड़ी उन्नति की गई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत में ही हैं। उनके स्तोत्र पाठ भी सब इसी में है। इससे मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेदों की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी। यद्यपि बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से बढ़कर एक बनते चले गए। साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की युक्ति के मुकाबले वेद के भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा पर भवभूति, भारवी, श्री हर्ष, बाणभट्ट की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त। अब यहाँ समझाने की कोई ज़रूरत आपको मुझे लग नहीं रही है, जहाँ ज़रूरत होगी मैं बता दूंगी बच्चों। जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपट साहित्य की बड़ी कारीगरी दिखाई है, न्योछावर है। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता है, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना संभव था अपने पूर्ण सीमा तक पहुँच गई थी, चरम पर पहुँच गई थी। क्योंकि कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के आश्रम में कवि थे। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर प्रभृति आदि कवि एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक, उसके उपरांत भी जगन्नाथ पंडित राज तक के बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूर्ण हो चुकी थी। देखिए, कालिदास के लिए एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिम पदलालित्यम माघ संति त्रयो गुणा। माघ में ये तीनों गुण थे, लेकिन कालिदास के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक सुप्रसिद्ध है, वो मैं आपको बताऊंगी।
कालिदास जो थे वो हम सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम और इस तरीके के उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सुप्रसिद्ध नाटक है। उनके 3 नाटक बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने अपने नाटक लिखे, मेघदूत खंडकाव्य लिखा जिससे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। और कालिदास के जो नाटक थे ये अपने आप में बहुत ही उस समय के सर्वश्रेष्ठ नाटक कहे जाते हैं। तो कालिदास के लिए हमेशा ये कहा गया, कालिदास संस्कृत साहित्य के ही नहीं, संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे विक्रमादित्य के आश्रय में कवि थे और उन्होंने संस्कृत के एक एक श्लोक पर इस तरीके से एक एक श्लोक ऐसे लिखे कि उनके लिए कहा जाता है, पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितः कालिदासः अद्यपि ततुल्यम कविर्भावादनामिका सार्थवती बभूव। इसका मतलब यह है कि पुरा कविना गणना प्रसंगे, पुराने कवियों के गणना के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठितः कालिदास, कनिष्ठिका पर कालिदास अग्रगण्य है। अद्यपि ततुल्यम कविर्भावाद, बहुत सारे कवियों के होने के बावजूद आज तक अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका सार्थवती नहीं हो पाई। उनके बाद फिर माघ, मयूर कवि जिन्होंने कई अन्य, माघ ने बहुत अधिक भीनमाल के रहने वाले थे माघ, और उन्होंने अपने काव्य लिखे। भारवी भी ने भी अपने नाटक लिखे, लेकिन फिर भी किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखा था, लेकिन फिर भी वो बात रही नहीं जो कालिदास के समय थी। संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को दे देते थे। वेदों का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया कि छांदस एक मूर्ख की पदवी रखी गई। केवल मात्र वेद जानने वाले छांदस कहलाते थे, वे अब तक निरे मूर्ख होते आए हैं।